304 नंबर का। तो जरा सा गौर फरमाइएगा सर, 304 नंबर का सवाल देखिए तो क्या बोला है, सुनिए जरा सा सवाल क्या बोला है। सवाल है, बोला एक नाव धारा के विपरीत दिशा में शहर X से शहर Y की ओर जाती है, और बोला धारा की दिशा में शहर Y से शहर X की ओर वापस आती है। बोला स्थिर जल में नाव की गति 40 किलोमीटर पर आवर है और धारा की गति 10 किलोमीटर पर आवर है, तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति कितनी होगी। गौर फरमाइएगा, जो जो डाटा से हम लोगों को दिया है सबसे पहले उसको बोर्ड पे लिखेंगे। डाटा क्या है, यहाँ 2 स्थान है। कौन कौन स्थान है, पहला स्थान X है, दूसरा स्थान Y है, और हम लोगों को बोट यानी नाव का चाल दिया है 40 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ बोट बराबर दिया है 40 किलोमीटर प्रति आवर, है ना। अब बोला कि धारा की चाल दिया है 10 किलोमीटर पर आवर, तो धारा का इंग्लिश होता है स्ट्रीम, यानी वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम बराबर दिया है 10 किलोमीटर प्रति आवर। बोला ये धारा के विपरीत दिशा में गई और धारा के दिशा में वापस आई, तो पूरे जाने आने का औसत चाल बताइए। आप बताइएगा, जब विपरीत में जाइएगा वो विरोध करेगा, आप इधर धकेलते हुए जाइएगा तो दोनों के चाल के अंदर से बढ़िएगा, यानी आप गए होइएगा 30 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से, उधर से जो रिटर्न होइएगा सर, अब तो दिशा में आ रहा है, दिशा में धारा भी आपका सपोर्ट करेगा, यानी उधर से आइएगा आप 50 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से, तो आप गए 30 के चाल से, उसी दूरी को वापस हुए 50 के चाल से। जब दो समान दूरी को अलग अलग चालों से चला जाए तो एवरेज स्पीड बराबर होता है 2xy बटे x प्लस y। तो जरा सा गौर करिएगा, यहाँ पर एवरेज चाल बराबर होता है 2xy बटा x प्लस y, होता है ना सर। xy क्या है, जिस चाल से गए, y क्या है, जिस चाल से वापस आए, तो 2 गुना 30 गुना 50, अब बट्टा हो जाएगा 4। जब इसको सॉल्व करिएगा तो आंसर आ जाएगा 37 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। ठीक है सर, अब ये सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। तो अगला दूसरा नंबर का सवाल सुनिएगा, सॉरी ये 305 नंबर का सवाल सुनिए। बोला P कार्य करने में Q से 2 गुना सक्षम है, दोनों मिलकर एक काम को 22 दिनों में पूरा करते हैं, तो Q अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। थोड़ा सा बोर्ड पे समझिएगा। यहाँ पर हम लोगों को 305 नंबर सवाल में बोला है कि P Q से 2 गुना सक्षम है, सक्षम मतलब इफिशियंसी। P का इफिशियंसी जो है इससे 2 गुना है, मतलब इसका क्षमता 1 है तो इसका क्षमता 2 है। आगे बोला दोनों मिलकर किसी काम को 22 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर करेगा सर, तो ये 2 काम करता है, ये काम करता है, तो 3 काम करता है एक दिन में, यानी इफिशियंसी 3 वाला 22 दिन में करता है। अब बोला इफिशियंसी 1 वाला कितना दिन में करेगा, तो जरा सा गौर करिएगा, यहाँ पे इफिशियंसी 3 वाला 22 दिन में करता है, इसीलिए इफिशियंसी 1 वाला 22 गुना 3 बराबर 66 दिन में पूरा काम करेगा। ठीक है सर। तो अगला सवाल सुनिएगा 306 नंबर का। देखिए यहाँ निर्देश दिया हम लोगों को कि 306 से 308 निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और इस पे आधारित सवालों के जवाब दें। देखिए नीचे एक कंपनी का तिमाही बिक्री डेटा दिया गया है, यानी 3-3 माह का। सर एक साल में तो ऐसे 12 माह होता है, लेकिन 3 माह का डाटा, अगले 3 माह का डाटा, अगले 3 माह का डाटा, अगले 3 माह का डाटा, तो 12 माह का डाटा दिया है 12 से 13 में। देखिए जैसे यहाँ पे बोला है FY मतलब कंपनी 12 से 13, तो Q1 मतलब पहला 3 माह का बिक्री है 25 लाख। 12 से 13 वर्ष में ही सर, 12 से मतलब 2012 से 2013 में Q1 अगला 3 माह का बिक्री दिया है 34 लाख। 12 से 13 में ही अगला 3 माह का बिक्री दिया है 24 लाख। 12 से 13 में ही अगला 3 माह का बिक्री दिया है 29 लाख, यानी 12 माह हो गया सर। अब देखिए 13 से 14 में दिया है, फिर 13 से 14 में शुरू के 3 माह का बिक्री दिया है 36 लाख। 13 से 14 में अगला 3 माह का बिक्री दिया 32 लाख। फिर 13 से 14 में उससे अगला 3 माह का बिक्री दिया 39 लाख। फिर 13 से 14 में अगला 3 माह का बिक्री दिया हम लोगों को 33 लाख। इसी प्रकार से सर 14 से 15 में भी दिया है 3-3 माह का बिक्री। अब देखिए सवाल का जवाब देना है, डाटा समझ गए आप लोग। तो 306 नंबर का सवाल सुनिएगा। देखिए 306 नंबर का सवाल क्या बोला है, बोला वित्तीय वर्ष
14 से 15 के लिए कुल बिक्री कितनी हुई? 14 से 15 में सर कुल बिक्री कितनी हुई? तो जरा सा गौर करिए, 14 से 15 में देखिए शुरू के 3 माह में 45 लाख बिक्री हुआ। तो 14 से 15 में पूछा, वर्ष 2014 से 15 में शुरू के 3 माह में बिक्री हुआ 45 लाख, है ना सर। फिर देखिए 14 से 15 में अगला 3 माह का बिक्री हुआ है 48 लाख। फिर 14 से 15 में अगर उससे अगले 3 माह का बिक्री है 44 लाख। फिर 14 से 15 में उससे अगला 3 माह का बिक्री है 41 लाख। बोला टोटल बिक्री कितना, जोड़ दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 178 लाख का बिक्री हुआ है 14 से 15 यानी कि 1 साल में। ठीक है सर, अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। तो 307 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला है वित्तीय वर्ष 13 से 14 के लिए प्रति तिमाही औसत बिक्री क्या है? औसत बिक्री पूछा, औसत बिक्री कैसे निकालते हैं सर? जितना डाटा है सभी डाटाओं का योग बटे नंबर ऑफ डाटा, है ना। आप जरा सा गौर करिएगा, हम लोगों से बोला 13 से 14 में, जरा सा गौर करिएगा 307 नंबर का सवाल 13 से 14 वर्ष। 13 से 14 में आप देखिए तो शुरू के 3 माह में कितना बिक्री हुआ, औसत बिक्री निकालना है। तो 13 से 14 में शुरू के 3 माह में 36 लाख का बिक्री हुआ। फिर 13 से 14 में अगला 3 माह का बिक्री 32 लाख हुआ। फिर 13 से 14 में उससे अगला 3 माह का बिक्री 39 लाख। फिर 13 से 14 में उससे अगला 3 माह का बिक्री 33 लाख। तो ये टोटल बिक्रियों का योग है और डाटा 4 को है सर बट्टा 4 करेंगे। तो यहाँ से एवरेज निकालिएगा तो आ जाएगा 35 लाख रुपया आंसर। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 108 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला है तो FY 12 से 13 और से 13 से 14 कंपनी की बिक्री का साल दर साल विकास प्रतिशत में कितना है? बोला 12 से 13 में जो बिक्री हुई है सर और 13 से 14 यानी अगला 1 साल में जो बिक्री हुई, ये बिक्री इससे कितना प्रतिशत बढ़ा हुआ है? तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए जरा सा, ये 308 नंबर का सवाल है। तो यहाँ गौर करिएगा, हम ये जानना चाहेंगे कि 12 से 13 में टोटल बिक्री कितना हुआ है सर। टोटल बिक्री देखिए तो 12 से 13 में टोटल बिक्री कितना हुआ? तो पहला 3 माह का बिक्री 25 लाख है, अगले 3 माह का बिक्री 34 लाख है, अगले 3 माह का बिक्री 24 लाख है, उससे अगले 3 माह का बिक्री 29 लाख है और टोटल जोड़िएगा तो 112 लाख हो जाएगा, है ना सर। आगे देखिए तो जरा सा, हम अब ये जानना चाहते हैं कि 13 से 14 में टोटल बिक्री कितनी हुई? तो गौर फरमाइएगा, 13 से 14 में देखिए तो शुरू के 3 माह में 36 लाख बिक्री। 13 से 14 में उससे अगला 3 माह का बिक्री 32 लाख, उससे अगला 3 माह का बिक्री 39 लाख, उससे अगला 3 माह का बिक्री 33 लाख। ये सबको जोड़िएगा तो आ जाएगा 140 लाख। अब गौर करिएगा सर, बोला ये वाला डाटा इस डाटा से कितना प्रतिशत अधिक है? पहले हम ये जानेंगे ये इससे कितना लाख अधिक है। तो वृद्धि कितना का हुआ? गौर करिएगा, 140 में से 12 घटाइएगा तो आएगा अंतर 28 लाख का वृद्धि हुआ। हम लोगों से रुपया में वृद्धि नहीं पूछा, बोला कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ है। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है वृद्धि गुना 100 अब बट्टा होता है पहले का। तो पहले कितना था सर, इससे तुलना करने को बोला, इसको बट्टा में 112, इसको कटवाइएगा 4 मरतबे, इसको कटवाइएगा 25 मरतबे, यानी टोटल कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ? तो 25%। ठीक है, अगला सवाल सुनिएगा आप 309 नंबर का। बोला 3 संख्याओं का अनुपात 4:5:7 के अनुपात में है। बोला उनका योग 320 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योगफल कितना होगा? गौर फरमाइएगा सर। यहाँ पे देखिए 309 नंबर में सवाल में 3 संख्याओं का अनुपात दिया, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों का अनुपात दिया है 4:5:7। बोला तीनों का योग 320 है। ए भैया, जब तीनों का योग 320 है तो अनुपात में भी तीनों का योग ही निकालिए। अनुपात में तीनों का योग कितना हो जाएगा? 16। अनुपात में तीनों का योग 16, लेकिन संख्या में तीनों का योग 320। अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 20, तो अनुपात 7 का मान 140, अनुपात 4 का मान हो जाएगा 80। अब बोला छोटका और बड़का का योग बताइए।
तो 80 प्लस 140 जोड़िएगा तो 220 आता है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल तो 310 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला P एक वस्तु को 1200 रुपया में खरीदी और इसे 10% लाभ पर बेच दिया। यदि यह 1380 में बेची गई होती तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती? गौर फरमाइएगा सर बोर्ड पे। यहाँ देखिए 310 नंबर का सवाल बोला है, बोला P 1200 रुपया में खरीदी तो क्रय मूल्य कितना है सर? यहाँ पर 1200 रुपया। अब बोला 10% लाभ पर बेचा तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ? 10% लाभ हुआ। अब बोला यदि 1380 में बेचता, ए भैया विक्रय मूल्य कितना दिया हम लोगों को? 1380 रुपया। जब 1380 में बेचता तो कितना रुपया का लाभ होता? 1200 में खरीदा, 1380 में बेचता तो लाभ हो जाता इसको कितना? 180 रुपया का लाभ हो जाता है ना। तो कितने प्रतिशत का लाभ होता? तो लाभ गुना 100 अब बटे हो जाएगा क्रय मूल्य, है ना। देखिए 0000 कटेगा, 12 कम 12, 12 पंचे 60, यानी तब 15% का लाभ होता। बोला ये लाभ इससे कितना प्रतिशत अधिक होता? तो सर ये 15%, ये 10%, तक कितना अधिक है? तो 15% में से 10% को घटाइएगा यानी तब 5% अधिक लाभ होता। ठीक है, अगले सवाल को सवाल है कि एक 45 सेंटीमीटर लंबी और 35 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोनों में से 5 सेंटीमीटर भुजा की 4 वर्ग काटे गए हैं। तो बची हुई चादर से एक खुला बॉक्स बनाया गया, तो बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए। गौर फरमाइएगा सर थोड़ा बोर्ड पे। तो देखिए एक चादर है, तो सबसे पहले हम लोग एक चादर बना लेते हैं। ये देखिए हमने आयताकार चादर बना लिया। बोला है इसकी लंबाई है 45 सेंटीमीटर, है ना। तो इसकी लंबाई को हमने 45 सेंटीमीटर मान लिया। जैसा गौर करिएगा, बोला इसकी चौड़ाई 35 सेंटीमीटर है, तो सर इसकी चौड़ाई को हमने 35 सेंटीमीटर मान लिया। आगे बोला कि चारों कोनों में से 5-5 सेंटीमीटर का 4 वर्ग काटा गया है। तो पहला कोना में से भी 4-5 सेंटीमीटर का वर्ग, मतलब जिसकी चारों भुजा बराबर, तो ये काटा गया 1 वर्ग। इस कोने में से भी 5 सेंटीमीटर भुजा का 1 वर्ग काटा गया है, और इस कोने में से भी 5 सेंटीमीटर भुजा का 1 वर्ग काटा गया है, और इस कोने में से भी 5 सेंटीमीटर भुजा का 1 वर्ग काटा गया है ना। बोला है शेष भाग से एक बक्सा बनाया गया। तो आप भी सर रूम पे बक्सा बनाइएगा तो इसका एक बक्सा बन जाएगा। अब बक्सा का लंबाई कितना होगा? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है सर, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये तो पलट के यहाँ चलाएगा। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है बक्सा बनाइएगा तो ये भी तो ऊपर उठ जाएगा ना। तो सर देखिए लंबाई कितना हो जाएगा? नेका वाला का लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, यानी बक्सा का लंबाई हो जाएगा पूरा 45 में से 5 इधर से कटा, 5 इधर से कटा, यानी हो जाएगा 45 माइनस 5, 5 10 कट गया, तो बचा कितना लंबाई? 35 बचा। चौड़ाई कितना हो जाएगा सर उसका? जैसा गौर करिएगा तो चौड़ाई कितना हो जाएगा उसका? चौड़ाई के लिए पूरा 35 है, 5 इधर से कटा, 5 इधर से कटा, तो बीच वाला चौड़ाई बक्सा का कितना बच जाएगा? तो 35 में से आप 10 घटा दीजिए तो हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, है ना। अब ऊंचाई कितना होगा? h बराबर क्या होगा बताइए? h क्या होगा? क्योंकि ये वाला भाग उठ के ऊपर आ गया तो बक्सा की सर ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है, यही वाला उठ के ऊपर आ गया तो ऊंचाई हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो अब बक्सा का लंबाई मालूम है, चौड़ाई मालूम है, ऊंचाई मालूम है, आयतन निकल जाएगा। आयतन बराबर क्या होता है जानते हैं कि नहीं जानते हैं आप लोग? L गुना B गुना H होता है। L कितना दिया हम लोगों को? बक्सा का 35। B कितना दिया हम लोगों को? जैसा गौर करिएगा 25 दिया, और H कितना दिया हम लोगों को? 5 दिया है ना सर। इसको जब सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 4375 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। 112 नंबर का सवाल में है कि 2/5 प्लस दिया है 2/9। देखिए भागा में दिया है हम लोगों को 2/5 प्लस दिया है सर 5/9 दिया है ना। इसको हल करना हम लोगों को बहुत आसान है, जोड़ घटाव वाली बात है। जब इसका भिन्न का जोड़ करिएगा तो 9 बचे आ जाएगा 45। अब 5 नमा 9 दूना 18, 9 बचे तो 5 दूना 10, 18 10 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। भागा है तो भागा लिखिए, तो इसको हल करिएगा ना सर तो नीचे आ जाएगा 45।
अब 5 नमा 9 दूना 18, और 9 बचे 5 बचे 25, अब 25 से 10 35, 8 जोड़िएगा आप, हो जाता है 43। तो देखिए यहाँ पर जब इसको हल करिएगा तो ये देखिए 28/45, अब भागा को गुना बदलिएगा तो टर्म पलट जाएगा, 45/43 हो जाएगा, 45 कटेगा तो आंसर हो जाएगा 28/43, आंसर हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, अगला सवाल सुनिएगा जरा, 313 नंबर का। बोला एक समकोण त्रिकोण का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है। बोला ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक है, तो आधार ज्ञात करें। गौर फरमाइएगा सर, एक समकोण त्रिकोण है, समकोण त्रिकोण मतलब समकोण त्रिभुज। जरा सा गौर करिएगा इधर, ये देखिए जरा सा, हमको एक समकोण त्रिभुज दिया है और सवाल क्या बोला कि इसका क्षेत्रफल है 30 वर्ग सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को दिया है, गौर करिए जरा सा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना होता है ऊंचाई, जानते हैं ना आप लोग। आगे क्वेश्चन इसमें हम लोगों से बोला है ना कि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक है, तो ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक है, तो ऊंचाई सर आधार को आप x मान लीजिए, आधार को x मान लीजिए, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, x + 7 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्षेत्रफल तो दिया है 30 वर्ग मीटर, ये भी क्षेत्रफल है, 1/2 गुना आधार x मालूम है, ऊंचाई x + 7 मालूम है, तो ये भी क्षेत्रफल है। अब यहाँ से सर हम लोग देखिए ये इधर गुना हो जाएगा तो 60 बराबर हो जाएगा x × x + 7। तो यहाँ पे आप इसको द्विघात पे तोड़िएगा तो थोड़ा समय बहुत ज्यादा लंबा लग जाएगा। तो आप ऐसा कुछ सोचिए कि x की जगह कोई ऐसा टर्म है जिसको रख देने से समीकरण संतुष्ट हो जाए। हिट एंड ट्रायल मेथड प्रयोग करिए। x की जगह सब 4 रखते हैं, तो 4 यहाँ रखेंगे तो 7 4 11 चौके 44 से होगा, 5 रखते हैं तो 5 रखेंगे तो यहाँ 5 7 5 12 12 5 7। हाँ, x की जगह 5 सेंटीमीटर रखने से समीकरण संतुष्ट होता है, यानी x का मान 5 होगा। वही x मतलब आधार पूछा था, तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, अगले सवाल सुनिएगा 314 नंबर का। बोला दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है, दोनों का अनुपात 7:2 है। बोला दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। आइए सब देखते हैं हम लोग बोर्ड पे। तो 314 नंबर के सवाल में सुनिएगा कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है हम लोगों को, दोनों का अनुपात कितना दिया है 7:2, और बोला ना कि सर दोनों का अंतर 50 है। ए भैया, जब 50 दोनों का अंतर को दर्शाता है तो अनुपात में भी दोनों का अंतर ही निकालेंगे। अनुपात में दोनों का अंतर कितना है 5, लेकिन संख्या में दोनों का अंतर कितना है 50। अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, तो अनुपात 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, अनुपात 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 70। दोनों संख्या पता चल गया 20 और 70 है। बोला गुणनफल बताइए, तो 20 गुना 70 करिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 1400 आंसर। ठीक है सर, अगले सवाल पर बढ़ जाते हैं। 315 नंबर का। बोला P की लंबाई 5 फीट है और उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई की लंबाई 7 फीट है। बोला उसके बाद उसने माप की कि स्कूल की इमारत की परछाई की लंबाई 42 फीट बनती है, तो स्कूल की इमारत की लंबाई ज्ञात करिए। गौर फरमाइएगा सर, एक आदमी यहाँ देखिए 315 नंबर का सवाल है। बोला है एक आदमी खड़ा है जिसकी लंबाई कितना है सर 5 फीट है, 5 फीट है, और उसका परछाई तो जमीन पे बनता है, जमीन पे इसका परछाई बना 7 फीट है ना। तो देखिए आदमी का परछाई 5 फीट, आदमी का परछाई 7 फीट बनता है, और एक इमारत है मतलब स्कूल, उसका परछाई 42 फीट बन रहा है, तो स्कूल तो सर बड़ा होगा। तो इसका देखिए परछाई कितना बना आपका 42 फीट बना है। तो बोला बताइए स्कूल की लंबाई कितना होगा। तो ये पूरा खड़ा वाला स्कूल है। तो यहाँ पे एक बात समझिएगा सर, जब आदमी के छाया का 6 गुना इसका छाया है ना सर, इसका 7 फीट बनता है, इसका बन रहा है 42, तो इसका 6 गुना है, यानी इसका छाया इसका 6 गुना है, तो इसका लंबाई भी इससे 6 गुना हो जाएगा। समझ में आ रहा था। तो स्कूल की लंबाई कितना हो जाएगा, स्कूल की लंबाई बराबर हो जाएगा 5 गुना 6 बराबर हो जाएगा 30 फीट आंसर। समझ में आ रहा है ना सर। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। तो अगला सवाल सुनिएगा 316 नंबर में। बोला दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो सर यहाँ पर देखिए इसको चेक करेंगे हम लोग तो बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाएगा, और ये बच्चों वाली बात है, आप लोग कर सकते हैं। तो पहला दूसरा तीसरा गलत है, ऑप्शन नंबर डी देख लीजिएगा सही हो जाएगा, यानी 316 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ठीक है सर, अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। तो 317 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला है 9 मैच का क्रय मूल्य 60 मैच के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए।
तो देखिए सर यहाँ क्रय मूल्य भी वस्तु के रूप में है, विक्रय मूल्य भी वस्तु के रूप में है, तो ये भाव वाला केस है। और ये भाव वाला केस अमाउंट के केस का रिवर्स होता है। अमाउंट का केस किसको बोलते हैं? जहां पे आप 5 रुपया में खरीदे 10 रुपया में बेचे, यानी यहाँ पे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य रुपया के रूप में दर्शाए तो ये अमाउंट का केस है ना सर। यहाँ पे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वस्तु के रूप में दर्शाए तो ये भाव का केस है। उसका ठीक उल्टा होता है ये, यानी वहां पे आप 5 टका में खरीदे 10 टका में बेचे तो लाभ हो रहा है, लेकिन सर यहाँ पे आपको विक्रय मूल्य ज्यादा रहेगा तो हानि हो जाएगा। वहां पे लाभ प्रतिशत लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य करके निकालते हैं, लेकिन ये भाव के केस में लाभ गुना 100 बटे विक्रय मूल्य करके निकाले, ठीक उसका उल्टा होता है। तो आइए देखते हैं सर बोर्ड पे एक बार हम लोग। देखिए यहाँ पे आपका 317 नंबर का सवाल है। बोला 90 मेज का क्रय मूल्य, 90 मेज का क्रय मूल्य जो है वो बराबर है 60 मेज के विक्रय मूल्य के। 60 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है सर। तो यहां देखिए तो विक्रय मूल्य कम है ना, तो विक्रय मूल्य कम है तो लाभ होगा। लाभ कितना वस्तु का, दोनों का अंतर। तो लाभ कितना मेज का हो गया? 30 मेज का लाभ हुआ। अब प्रतिशत लाभ पूछा तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा लाभ गुना 100 बट्टे, यहाँ क्रय मूल्य नहीं करेंगे सर, ये अमाउंट भाव का केस है, अमाउंट का केस का उल्टा, उसमें क्रय मूल्य करते हैं, जबकि इसमें विक्रय मूल्य करेंगे। तो विक्रय मूल्य कितना दिया है? 60। 30 गुना 60 और 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 50% का लाभ हुआ। 18 नंबर का सवाल सुनिए, 318 नंबर का सवाल सुनिएगा सर। क्या दिया हम लोगों को? बोला है यदि एबीसी त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीएफ समरूप है, बीसी बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, ईएफ बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, और बोला है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बोला डीएफ का क्षेत्रफल कितना होगा? तो सर ग्राफ को बोर्ड पे समझ लीजिए। देखिए एक त्रिभुज है हम लोगों के पास एबीसी दिया है सर, एबीसी त्रिभुज हमने इसको माना। अब देखिए इसका डाटा दिया है और एक त्रिभुज है डीएफ, तो हमने एक त्रिभुज मान लिया डी ई एफ मान लिया, 2 त्रिभुज हम लोगों ने माना है सर। आगे देखिए क्या बोला है क्वेश्चन, बोला है यहाँ पर, बोला बीसी बराबर 4 है। ये बीसी हम लोगों को कितना दिया है सर? 4 दिया है, तो हमने 4 मान लिया। आगे देखिए हम लोगों को बीसी दिया है 4 और ईएफ बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, ये हम लोगों को दिया है 7 सेंटीमीटर, और एक का क्षेत्रफल दिया था, एबीसी का क्षेत्रफल दिया है, इसका क्षेत्रफल दिया है हम लोगों को सर 144 वर्ग सेंटीमीटर। और हम लोगों से क्वेश्चन पूछा है बताइए डीएफ का क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल तो अभी हम लोगों को मालूम है नहीं, इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं हम लोग एक्स। एक बात याद रखिएगा, जब दोनों त्रिभुज समरूप हो तो दोनों के क्षेत्रफल का रेशियो बराबर होता है भुजा के रेशियो का वर्ग। गौर करिएगा सर, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल 144 है और इसका क्षेत्रफल एक्स माना आपने, दोनों के क्षेत्रफल का रेशियो बराबर होता है भुजा का वर्ग। तो इसका भुजा 4 है, इसका भुजा 7 है, तो भुजा के रेशियो का वर्ग हो जाएगा। यहाँ करिएगा तो 144 बटे एक्स बराबर हो जाएगा 16 बटे 49, 16 नमा 44 से होता है, और इधर से गुना करिएगा तो x बराबर आपको निकल जाएगा 9 नमा 81, 9 चौके 36, 36 4 होता है 44, यानी x का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल सुनिएगा 319 नंबर का। बोला 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग का चरगुना है, यदि संख्या पे 27 जोड़ दिया जाए तो अपने अंकों के योग का सदगुना हो जाता है। बोला 2 अंकों की संख्या कौन सी है? तो पहले तो ये समझ लीजिए सर, अगर 2 अंकों की संख्या हो तो उसको संख्या के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जैसे अगर 45 है तो इसको संख्या के फॉर्म में कैसे लिखेंगे सर? दाई अंक पे तो 4 गुना टेप 4, अब इकाई अंक पे प्लस 5 गुना 1 लिखेंगे तो ये संख्या के फॉर्म में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात सर आप लोगों को? तो 2 अंकों की संख्या को हम लोगों ने यहाँ मान लिया, 2 अंकों की संख्या को हम लोगों ने मान लिया XY। तो देखिए तो सर ये हमने 2 अंकों की संख्या मान लिया XY। अब इसको संख्या के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो ये संख्या हो जाएगा आपका 10x प्लस y। बोला ये संख्या जो है 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग का चरगुना है, तो ये सब संख्या जो अपने अंक मतलब 2 अंक है, दोनों के योग का चरगुना है, ये दोनों के योग का चरगुना है, मतलब इसका चरगुना के बराबर है ये। जैसे बोलेंगे सर हम 10 हैं आप 2 हैं, हम आपका पचगुना है, मतलब हम आपके पचगुना के बराबर है। समझ में आ रहा है ना बात? उसी प्रकार से ये बोला ये जो संख्या है अंकों के योग का चरगुना है, मतलब अंकों के योग का चरगुना के बराबर है। ये बराबर नहीं बोलता, आपको समझ जाना है। इसको थोड़ा अरेंज करते हैं तो देखिए जरा सर 10x प्लस y
बराबर हो जाएगा 4x प्लस क्या हो जाएगा सर 4y। ये इधर आके घटेगा तो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, ये इधर आके घटेगा तो माइनस 3y हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0। तो आप 3 कॉमन ले लीजिए, जब 3 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2x माइनस हो जाएगा y, और 3 उधर पट्टा में जाएगा तो हो जाएगा 0। तो समीकरण फर्स्ट मानिए इसको। आगे देखिए सर हम लोगों को क्या बोला, आगे हम लोगों को बोला है यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों के योग का सदगुणा हो जाता है। संख्या में 27 जोड़िएगा तो संख्या क्या था सर आप लोगों का 10x प्लस y, तो 10x प्लस y में 27 जोड़ दीजिएगा तो बोला ये अंकों के योग का सदगुणा हो जाता है। तो अंकों के योग का सदगुणा मतलब अंकों के योग का सदगुणा के बराबर हो जाता है। ये बराबर नहीं बोलता, समझ जाना है आपको। यहाँ देखिए 7x 7y हो जाएगा तो 7x आके इधर माइनस होगा तो 3x हो जाएगा सर। यहाँ देखिए 7y इधर आके माइनस होगा तो माइनस 6y हो जाएगा, प्लस 27 उधर जाएगा तो माइनस 27 हो जाएगा। तो यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2y बराबर हो जाएगा आपका कितना, तो 3 इधर कॉमन आया तो 3 × 27 तो माइनस 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 2x माइनस y बराबर 0 आया है, और यहाँ पे x माइनस 2y बराबर माइनस 9 आया है सर। तो एक तो वेरिएबल टर्म बराबर करना पड़ेगा ना, तो 2 से गुना कर दीजिए इसमें। तो 2x माइनस 4y बराबर हो जाएगा इधर भी 2 से गुना माइनस 18, समीकरण सेकेंड। अब देखिए दोनों को हम लोग घटा देते हैं, तो समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड को करते हैं हम लोग सर, माइनस करते हैं। यहाँ हो जाएगा 2x माइनस y बराबर 0 दिया था, और यहाँ पे 2x माइनस 4y बराबर दिया था 18। तो माइनस किया ना सब, नीचे वाला सबका चिन्ह बदलेगा, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस। ये देखिए दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा 3y बराबर 3y बराबर सॉरी माइनस था ये तो प्लस हो जाएगा 18 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा 6, y बराबर 6 निकला। y का वैल्यू सर कहीं भी रख दीजिएगा, तो मान लीजिए यहीं पे रख देते हैं 6, तो उधर जाएगा तो x का मान 3 निकल जाएगा। बोला मूल संख्या कौन था, तो मूल संख्या हम लोगों का xy था, x का मान 3 निकाला आपने, y का मान 6 निकाला, तो संख्या क्या हो जाएगा 36। समझ में आ गया ना सर। अगले सवाल तो सर 320 नंबर का सवाल सुनिएगा। यहाँ पे सवाल बोला है कि 12 मीटर और 17 मीटर लंबे जमीन पर सीधे लंबे खंभे जमीन पे खड़े हैं, उनके पैरों की बीच की दूरी 12 मीटर है। बोला उनके शीर्षों के बीच की दूरी कितनी होगी। जैसा गौर समझिए सर बोर्ड पे, यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है, यहाँ 2 खंबा है, 320 में बोला है 2 खंबा है। पहला खंबा तो आपका 12 मीटर का है, और दूसरा खंबा जो आपका 17 मीटर का है ना सर। तो दूसरे खंबे की लंबाई दी हम लोगों को 17 मीटर। अब क्या बोला कि दोनों के पैर के बीच की दूरी 12 मीटर है। दोनों पैर तो ये होता है सर, दोनों के पैर के बीच की दूरी हम लोगों को दिया है 12 मीटर। तो इसी के समानांतर हमने यहाँ पे एक रेखा खींच दिया, तो ये भी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। जब ये 12 है तो सर ये भी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। पूरा 17 है तो ये ऊपर वाला भाग कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा था सर। तो ये 2 बोला शीर्षों के बीच की दूरी कितना, जब ये 12 है ये 5 है, और संपूर्ण के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, तो यहाँ पे ए भी मान लेते हैं, तो ए भी बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 169 का 13 होता है, तो ये शीर्षों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 13 मीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। अगले सवाल 321 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला एक 20 मीटर लंबी एक खड़ी दीवार सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है, जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। बोला दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी कितनी है, जरा सा गौर फरमाइएगा सर। एक दीवार है 321 में बोला है, एक दीवार है जिसपे 20 मीटर सीढ़ी, तो सीढ़ी तो सर इस प्रकार से लगा हुआ रहता है, आप जानते होइएगा इस प्रकार से लगा हुआ रहता है। ये सीढ़ी की लंबाई हम लोगों को दिया है कितना 20 मीटर दिया है। बोला है सीढ़ी के पैर से दीवार के पैर के बीच की दूरी पूछा है, तो जरा सा यहाँ गौर करिएगा। तो यहाँ देखिए ये हम लोगों ने x मान लिया, और बोला कि जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ऐसा कोई रिलेशन सोचिए जिसमें कर्ण और आधार आता हो। तो कर्ण और आधार किसमें आता है, कोस में आता है सर। तो cos 60 डिग्री बराबर करेंगे हम लोग, cos 60 डिग्री बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है ना सर। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 गुना, देखिए ये आधार हम लोगों को x मालूम था, बराबर हो जाएगा x, और कर्ण हम लोगों को 20 मालूम है, तो यहाँ x का वैल्यू निकालिएगा तो 10 मीटर आ जाएगा, यानी दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। 322 नंबर का बोला ए और बी मिलकर एक काम को 40 दिनों में कर सकता है, उनकी काम करने की दर 8:5 है, तो ए उसी काम को अकेला कितने दिनों में करेगा। जरा सा गौर से बोर्ड पे समझिएगा सर। 322 नंबर के सवाल में बोला कि ए और बी 40 दिन में कर सकता है, और दोनों का दर मतलब इफिशियंसी यानी क्षमता का रेशियो दिया है 8:5। तो सर दोनों मिलकर ना 40 दिन में करता है, तो दोनों के क्षमता का योग कितना है
तो 8 ही करता है, 5 ही करता है, तेरे एक दिन में करता है, यानी क्षमता नहीं तेरे क्षमता वाला 40 दिन में करता है। अब पूछा है बताइए कि एक कितना दिन में करेगा, क्षमता 8 वाला कितना दिन में करेगा। तो यहाँ समझिएगा थोड़ा बोर्ड पे, चूंकि इफिशियंसी तेरे वाला कितना दिन में करता है, 40 दिन में करता है। तो जिसका इफिशियंसी क्षमता 1 है, बहुत कम है, तो उसको तो बहुत ज्यादा दिन लगेगा। तो 40 गुना तेरे दिन लग जाएगा। बोला एक कितना दिन में करेगा, इसीलिए इफिशियंसी 8 वाला कितना दिन में करेगा। तो 40 गुना तेरे बटे क्या हो जाएगा, 8, 5 40, आंसर हो जाएगा 65 दिन, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल को बढ़िएगा 323 नंबर का। देखिए यहाँ पे दिया है 72, 74, 75, 76, 75, 74, 73, 75, 73, 71, 77 का बहुलक ज्ञात करिए। तो गौर करिएगा सर, बहुलक के लिए हमने एक अलग टॉपिक बनाया है। बहुलक में आप वहां जाके देख सकते हैं, बहुलक किसको बोलते हैं, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार आया है वो बहुलक कहलाता है। तो आप क्वेश्चन को बारीकी से देखिएगा तो देखिए 75 सबसे अधिक बार आया है, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा 323 में सर, 323 का बहुलक हो जाएगा आपका 323 का बहुलक बराबर हो जाएगा 75, आंसर। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगला 324 नंबर का सवाल सुनिएगा। देखिए यहाँ बोला है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर निश्चित दर से 6 वर्षों के लिए निवेश किया गया, 3% अधिक दर पे निवेश की गई होती तो 900 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता। बोला मूलधन ज्ञात करिए। तो सर इसका एक सिंपल सा फंडा है ऐसे सवालों को बनाने का। तो देखिए इसके लिए ट्रिक है, जब दर अधिक कर देगा ब्याज अधिक मिलेगा, तो मूलधन बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटे रेट गुना टाइम। तो ब्याज कितना अधिक मिला, 900 गुना 100 बटे दर कितना है, यहाँ पर दर कितना अधिक दिया, अधिक दर वाला लिखिएगा 3 गुना 6। तो देखिए यहाँ पर 6 से ये 3 से काटिएगा 300 मरतबे काट देगा, 6 से काटिएगा 50 मरतबे, यानी मूलधन बराबर हो जाएगा 5000 रुपया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर 325 नंबर का बोला है यहाँ पर 25, 23, 26, 29, 31, 39 और 11 का माध्यिका। माध्यिका मतलब होता है सर जो मध्य में पकड़ाएगा वही माध्यिका। लेकिन उससे पहले एक काम करना होता है कि दिए गए आंकड़ों को या तो घटते क्रम में सजाइए या तो बढ़ते क्रम में सजाइए। तो आइए सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं हम लोग। इसको सजाइएगा, 325 नंबर का सवाल है। तो देखिए पहला दिया है 11, इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है सर, आप देखिए जरा सा गौर से। 11 के बाद है 23, 23 के बाद क्या है 25 दिया है, 25 के बाद क्या है 26 है, 26 के बाद देखिए तो क्या है 26 के बाद सर 29 है, 29 के बाद 31 है, 31 से बड़ा कौन है, आप थोड़ा सा बड़ा 39 है। अब इसके बढ़ते क्रम में सज गया, जो मध्य में पकड़ा है वही माध्यिका कहलाएगा। तो 7 को टर्म में 3 को इधर से छोड़ दीजिए, 3 को इधर से छोड़ दीजिए, तो माध्यिका बराबर हो जाएगा 26, आंसर। ठीक है सर, अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला 326 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला है अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपये 2 वर्षों बाद 20% की दर से कितने हो जाएंगे। तो सर धन लगाया 80,000 रुपया, बोला 2 वर्षों के बाद 20% की दर से कितने हो जाएंगे। हो जाएंगे मतलब ब्याज और मूलधन जोड़कर कितना हो जाएगा, यानी मिश्र धन पूछा है। और देखिए सीआई का केस हो चाहे एसआई का केस हो, जब भी अर्धवार्षिक की बात करेगा तो तुरंत रेट को आधा और समय को दोगुना कर दीजिएगा। तो जरा सा गौर करिएगा, यहाँ 326 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ रेट को आधा करेंगे तो रेट क्या हो जाएगा सर, हम लोग को करने का वाला 20 का आधा होता है 10%, और समय को दोगुना करेंगे तो नया समय हो जाएगा 2 गुना 2, यानी कितना हो जाएगा 4 बरस। और चक्रवृद्धि ब्याज के केस में मिश्रधन बराबर फॉर्मूला जानते होइएगा आप लोग, मिश्रधन बराबर होता है P × 1 + R/100 टू दी पावर होता है T। मूलधन कितना लगाया धन सर, ये 80,000 रुपया। तो यहाँ पर हम लोग 80,000 रुपया रख देंगे, 1 प्लस रेट कितना दिया हम लोगों को 10, तो 10/100 और पावर करेंगे T मतलब 4, 10 0 0 कटेगा, 10 एकम 10, 11/10 को 4 बार गुना करना, ये हो जाएगा 80,000 गुना हो जाएगा 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10। सर इसको आप रूम पे सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 117128। इसको जब सॉल्व कर दीजिएगा तो 117128 रुपया मिश्र धन हो जाएगी। सुनिए 327 नंबर का क्वेश्चन, जरा सा सवाल सुनिएगा सर। 327 नंबर का बोला 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत कितना होगा। 8 का गुणक किसको बोलते हैं सर, 8 एकम 8, 8 दूना 16, ये 8 का 2 गुणक है, 8 तिया 24, 8 का 3 गुणक हो गया।
इसी प्रकार से 8 का 20 गुणक तक, तो देखिए कौन कौन होगा सर, 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 तिया 24 हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा। तो ये चौथा गुणक है, तो इसका 20वां गुणक क्या हो जाएगा, 8 20 है 160 होता है, 160 हो जाएगा इसका चौथा गुणक। अब क्या बोला, इसका औसत बताइए। तो औसत निकालने का एक सर सिंपल सा फंडा है, अगर दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो तो औसत बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। तो इसका औसत क्या हो जाएगा, 8 प्लस 160/2 यानी 168/2। आंसर हो जाएगा कितना, 84 हो जाएगा। ठीक है सर, अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सुनिएगा 328 नंबर का, बोला है P पहले घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और अगले 2 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। बोला P की औसत गति के बताइए। जैसा बोर्ड पे समझिएगा सर, यहाँ पे 323 नंबर का सवाल है और यहाँ पे बोला है ना कि पहला 1 घंटा तक जो है ना सर, वो 1 घंटा तक 1 आवर तक 50 की चाल से चला, 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से। फिर अगला 2 घंटा जो है, अगला 2 घंटा चला है सर, वो कितना के चाल से, देखिए तो 70 किलोमीटर पर आवर के चाल से चला। तो यहां से चला 70 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से। तो एक फॉर्मूला आप लोग जानते होइएगा, जब समय अलग अलग हो, चाल अलग अलग हो, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है सर टोटल दूरी अब बट्टे क्या होता है, टोटल टाइम। जानते हैं ना सर आप लोग, टोटल दूरी कितना ट्रेवल किया होगा, ये 50 के चाल से 1 घंटा तक चला, तो 4 गुना समय करेंगे तो दूरी निकल जाएगा, तो 50 गुना 1 हो जाएगा प्लस। फिर 70 के चाल से 2 घंटा तक चला, तो कितना दूरी सफर किया होगा, तो हो जाएगा 70 गुना 2 हो जाएगा। टोटल दूरी बटे टोटल टाइम कितना लगा सर, यहाँ से यहाँ तक आने में 1 घंटा और यहाँ से यहाँ तक आने में 2 घंटा, तो 3 घंटा लग गया, बटा हम लोग 3 कर देंगे। तो 140 और 50 कितना होता है, 190, 190 बटे 3 कर दीजिएगा, यहाँ से आंसर निकल जाएगा आप लोगों का 3 छाके 18, 1 शून्य, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 63.33 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना सर। अगले सवाल 329 नंबर का सवाल सुनिएगा, देखिए बोला है यदि x 393 11 से पूर्णतः विभाजित है तो वह छोटी प्राकृतिक संख्या x का मान ज्ञात करें। गौर फरमाइएगा सर, यहाँ पे x 393 दिया है, बोला ये 11 से पूर्णतः कट रहा है, तो x का वैल्यू क्या होगा। आप 11 से पूर्णतः कट रहा है तो आप 11 का व्यवस्था को जानते हैं, यदि अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 हो या तो 11 से कटने वाली कोई संख्या हो, जैसे 11, 22, 33, 44, 55 ऐसा कुछ हो तो 11 से कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अल्टरनेट मतलब पहला ये, दूसरा ये अल्टरनेट में सर, अल्टरनेट एक को छोड़कर एक, तो ये हो जाएगा x प्लस 9 और दूसरा अल्टरनेट हो जाएगा 3 प्लस 3 6। अब सोचिए कि x के जगह मिनिमम क्या रख दे, या तो दोनों का अंतर 0 हो जाए या तो दोनों का अंतर 11 से कटने वाली कोई संख्या प्राप्त हो। तो 0 तो आप कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सर x के तो कुछ भी पॉजिटिव रखेंगे तो 0 तो हो ही नहीं सकता। तो आप 0 से देखिए कि अंतर 11 से कटने वाली कोई संख्या प्राप्त हो रहा है, जैसे 1 रखते हैं तो 9 1 10 में से 6 जाएगा 4 तो 11 से नहीं कट रहा है, 2 रखेंगे तो 9 11 में से 6 जाएगा तो 5 तो 11 से नहीं कट रहा। इसी प्रकार से सर जब x के जगह आप 8 रखिएगा तो 9 8 17 में से 6 जाएगा तो बचेगा 11, तो दोनों अल्टरनेट के अंतर 11 जो कि 11 से कट रहा है, तो ये पूरा संख्या भी 11 से कटेगा, तो x की जगह आपको मिनिमम 8 रखना पड़ेगा। ठीक है, अगले सवाल के ऊपर 330 नंबर का सवाल सुनिएगा। सवाल है कि 2 अंकों की एक संख्या का योग 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 13 है, बोला उनके अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या 27 से घट जाती है। बोला है बदली हुई संख्या ज्ञात करिए। जरा सा गौर करिएगा सर, 2 अंकों की एक संख्या को हम लोगों ने x y मान लिया, ठीक है सर। अब बोला कि दोनों अंकों का योग 13 दिया, यानी x प्लस वाई बराबर कितना दिया हम लोगों को, 13 दिया है ना सर। अभी ये संख्या के फॉर्म में क्या है, 10x प्लस वाई है। अब बोला इसमें अंकों को पलट दिया जाता है। भैया अंकों को पलटिएगा तो y x ना हो जाएगा, तब संख्या क्या बनेगा, 10y प्लस x बन जाएगा, क्योंकि ढाई अंक पे ये है तो 10 गुना y, इकाई अंक पे तो x गुना 1, तो ये संख्या बोलेगा। तो बोला ये संख्या जो है ना इससे 27 घट जाता, मतलब इससे 27 कम है ये, यानी 10x प्लस y से 27 कम के बराबर है ये 10y प्लस x। तो देखिए 10y इधर आएगा
और x इधर आएगा तो 9x हो जाएगा, ये उधर आएगा तो -9y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 7x। देखिए 9 कॉमन लीजिएगा तो x - y बराबर हो जाएगा 3। तो दोनों को आप घटा दीजिए, x + y बराबर 13 दिया है, x - y बराबर हम लोगों को 3 निकल गया, तो 2x बराबर हो जाएगा 16, x बराबर हो जाएगा 8। x का मान किसी भी समीकरण में रखिएगा 8, तो y का मान हो जाएगा कितना, y का मान देखिए तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे y का मान निकल जाएगा 5। 8 5 13। तो वही बोला कि बदली हुई संख्या कौन सी है, बदली हुई संख्या तो सर यहाँ पे आपका yx है, yx है ना बदली हुई संख्या, तो y को 5 दिया है और x को 8 दिया है, तो बदली हुई संख्या कौन हो जाएगा, 58 हो जाएगा। अगले 331 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला है एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है सर, मतलब इन दोनों के एज में 26 वर्ष का डिफरेंस है और डिफरेंस बुढ़ारी तक नहीं बदलता। जैसे मेरा भाई हमसे 2 वर्ष बड़ा है, आज भी 2 वर्ष बड़ा है, बचपन में भी 2 वर्ष ही बड़ा था, अब बूढ़ा हो जाएंगे दोनों तब भी वो हमसे 2 वर्ष ही बड़ा रहेगा, डिफरेंस जिंदगी में नहीं बदलता। समझ में आ रहा ना सर। आगे बोला कि 3 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु कितनी गुनी हो जाएगी, तो बोला पिता का वर्तमान आयु कितना, गौर फरमाइएगा सर। 331 नंबर सवाल में बोला है 3 वर्ष बाद फादर सन से तिगुना होगा, कब, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पिता पुत्र का तिगुना होगा। ए भैया जब अभी वर्तमान में दोनों का अंतर 26 है तो 3 वर्ष बाद दोनों अंतर 26 होगा। अनुपात में दोनों का अंतर उस समय 2 था, लेकिन संख्या में दोनों का अंतर कितना, 26। अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 13, तो अनुपात 1 बराबर 3, ये हो जाएगा 39। ये तो सर पिता का उम्र 3 वर्ष बाद का निकला। अब बोला वर्तमान में कितना, तो 3 घटा देंगे तो वर्तमान में फादर का उम्र हो जाएगा 39 - 3 बराबर 36 वर्ष आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। बोला एक दुकानदार ने, सुनिएगा जरा सा, बोला एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रख दिया, 10% का छूट दिया उसको, फिर भी 20% का लाभ हो गया। बोला बताइए क्रय मूल्य कितना, गौर करिएगा जरा सा सर। अंकित मूल्य कितना किया है, अंकित मूल्य कर दिया 160 रुपया, छूट कितना दिया सर, छूट दिया है 10% का, फिर भी कितना प्रतिशत लाभ हो गया, लाभ हो गया 20% का। क्रय मूल्य पूछा हम लोगों से, क्रय मूल्य को हम लोगों ने x मान लिया। अब जरा सा गौर करिए, ये जो छूट देता है हमेशा अंकित मूल्य पर देता है और लाभ जो कमाया जाता है हमेशा क्रय मूल्य पर। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए जो छूट जो दिया 10%, तो बेचा कितना में, तो क्रय अंकित मूल्य कोई भी चीज 100% होता है, इसमें 10% छूट दिए, मतलब 90% पे बेचे हैं। 160 का 90% पे आपने सर बेचा, ये विक्रय मूल्य को दर्शाता है। और बोला 20% लाभ हुआ, वो तो क्रय मूल्य पर हुआ होगा, क्रय मूल्य भी अपने आप में 100%, अब 20% लाभ पर बेचे। हम बोलेंगे 100 टका वाला वस्तु आप 20 टका लाभ में बेचे, 120 में बेचे, तो ये क्रय मूल्य 100% है, 20% लाभ, यानी क्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचे हैं। तो क्रय मूल्य 100% है, 20% लाभ पर बेचे, क्रय मूल्य का 120% पर बेचे होइएगा। ये भी विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य, जब दोनों विक्रय मूल्य को ही दर्शाता है तो दोनों को हम लोगों ने बराबर कर दिया। ये देखिए परसेंट कटेगा, यहाँ देखिए ये 0 कट जाएगा, और देखिए 4 चौके 16, 4 तिया 12 हो जाएगा, 30 तिया 90 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 120 रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, तो आज यहीं तक रखते हैं। Wish you all the very best. Thank you so much for watching this video.